हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। फाइलम प्रोटोजोआ, जो फाइलम प्रोटोजोआ है मेनली इसके अंदर जैसे जो हमारा बीएससी का सिलेबस है, बीएससी ऑनर्स का सिलेबस है एंड बेसिक सिलेबस आफ्टर 12th। मेनली प्रोटोजोआ के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, जनरल कैरेक्टर के बाद में आउटलाइन क्लासिफिकेशन की ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मोस्टली इसमें डीप नहीं पूछा जाता कि जो क्लास हैं फर्दर उनमें ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन दो, इसमें सिर्फ आउटलाइन क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की क्या क्या यूज़फुलनेस है, क्या क्या हार्मफुलनेस है प्रोटोजोआ की। इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर जूलॉजी ऑनर्स के सिलेबस की बात करें तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो हर एक क्लास के सिलेबस वाइज हम डिटेल में स्टडी करेंगे जितना हमारे बीएससी के सिलेबस के लिए यूज़फुल है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में बात कर लें कि जो ये फाइलम प्रोटोजोआ है इसमें ये वर्ड प्रोटोजोआ, ये सबसे पहले ये वर्ड, ये जो टर्म है प्रोटोजोआ, ये दिया किसने? प्रोटोजोआ टर्म सबसे पहले 1809 में एक साइंटिस्ट हुए थे, गोल्डफस। उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ टर्म का यूज़ किया था। प्रोटोजोआ एक्चुअल में है क्या? प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक, कि इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत 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 छोटे ऑर्गेनिज्म है ये। ए सेलुलर, according to some scientists these are unicellular and others say these are acellular, mean they are having only one cell, और अकॉर्डिंग टू समवन इनमें पर्टिकुलर एक पूरी सेल भी प्रेजेंट नहीं है। दीज आर यूकैरियोटिक, दीज आइदर फाउंड इन सोलिटरी कंडीशन, मतलब या तो ये अकेले मिलेंगे, और दीज आर फाउंड इन कॉलोनीज। ये अगर इनके मीडियम की बात करें कि ये किस टाइप के मीडियम में रहते हैं, तो दीज में बी इन एक्वेटिक मीडियम और एज वेल एज दीज आर फाउंड एज पैरासाइट। या तो ये एक्वेटिक मीडियम में फ्री लिविंग रहेंगे या फिर ये एज एन पैरासाइट किसी होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर या होस्ट के बॉडी के बाहर, एक्टोपैरासाइट एज वेल एज एंडोपैरासाइट भी ये मिल सकते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें, देन प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक, ए सेलुलर एंड यूकैरियोटिक एनिमिक्यूल्स found either in solitary condition or they are found in colonies. These are found either in aquatic medium or in as a parasite on host. सबसे पहले जो प्रोटोजोन है इनकी डिस्कवरी 1672 में हुई थी, और एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं लियोनहॉक। लियोनहॉक ने सबसे पहले 1672 में प्रोटोजोआ की स्टडी की थी, इनकी डिस्कवरी की थी। एंड करंटली अगर हम बात करें कि आज के टाइम पे प्रोटोजोन्स की कितनी स्पीसीज नोन है, तो नियर अबाउट 39,000 नॉन स्पीसीज फ़िलहाल प्रोटोजोआ की करंटली आज प्रेजेंट है। तो ये था थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रो। फिर हम बात करते हैं जो फर्स्ट मेन टॉपिक है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल कैरेक्टर मीन कि जो जितने भी प्रोटोजोन हैं उन्हें एक जनरली स्टडी के ड्यूरिंग देखा जाए तो किस टाइप की उनकी बॉडी फॉर्म है, वो कैसे दिखते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। प्रोटोजोन्स जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ऑन एन एवरेज उनका साइज़ क्या होगा, उनकी सिमेट्री क्या होगी, उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होगा, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होगा, वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, और दूसरी उनकी कुछ स्पेसिफिक बातें जैसे कि वो एनसिस्टमेंट शो करेंगे, उनका हैबिटेट क्या है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोटोजोआ की जो हम बीएससी के जैसे बीएससी ऑनर्स के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, नॉर्मल बीएससी मेडिकल के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। तो जनरली अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो करीब करीब हम 12 कैरेक्टर लेके चलते हैं, जैसे बॉडी फॉर्म, किस टाइप की इनकी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का क्या साइज होगा, बॉडी की क्या सिमेट्री होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, इनके अंदर कौन सी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगी लोकोमोशन के लिए, इनका न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या खाते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं एंड एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। यहाँ तक 8 करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9th वन इज ओस्मो रेगुलेशन, कि कैसे अपने बॉडी के जो फ्लूइड हैं उन्हें मेंटेन करने का काम करेंगे। रिप्रोडक्शन, कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे। एनसिस्टमेंट, ये मैं अभी बताऊंगी कि क्या होता है एनसिस्टमेंट और ये क्यों ज़रूरी है। एंड हैबिटेट, हैबिटेट हम पहले भी पढ़ सकते हैं, जस्ट एक ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर सीरीज़ है कि सबसे पहले हम बॉडी फॉर्म ही पढ़ेंगे उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12 जनरल कैरेक्टर हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं कि पहले हैबिटेट लिख सकते हैं, साइज़ लिख सकते हैं, सिमेट्री लिख सकते हैं, आपका जैसे मन करे वैसे आप इन्हें सफलिंग करके आराम से जिस फॉर्म में ये याद आए, जिस सीरीज़ से याद आए आप उस सीरीज़ से लिख सकते हैं। ये जस्ट 12 करेक्टर हैं, एक बार इन करेक्टर को फिर से हम देख लेते हैं। बॉडी फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, साइज, सिमेट्री, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, एनसिस्टमेंट एंड हैबिटेट। अब एक एक करके इन सारे करेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ये जस्ट एक जनरल फॉर्म था इसका कि इन करेक्टर के बारे में हम जनरल करेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ जब पढ़ते हैं तो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बॉडी फॉर्म से। तो इनके अंदर जो बॉडी फॉर्म है वो हाईली वेरिएबल है, मतलब कि बहुत तरीके की बॉडी फॉर्म मिलती है। जैसे कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो इरेगुलर मिलेंगे कि उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इरेगुलर है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। इस तरीके से अमीबा हम कैसे भी बना दें, अमीबा का कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये इरेगुलर टाइप की बॉडी है इसकी। दूसरा है स्पिंडल शेप्ड, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना, हमने 11th में भी पढ़ा है यूग्लिना। स्लीपर लाइक, जैसे हमारी चप्पल होती है ना स्लीपर, उस टाइप का स्लीपर लाइक, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम बहुत पढ़ते हैं पैरामीशियम। एंड एक और बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल होता है वर्टिसेला। ये बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे कि कोई बेल लटक रही हो। तो ये कुछ बॉडी फॉर्म है, ये 4 मैंने बताई। इन 4 को हमें देख के लग रहा है कि किस तरीके से वेरिएबल बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं प्रोटोजोन्स के अंदर, कि कुछ प्रोटोजोन्स हैं वो इरेगुलर से दिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल इसका अमीबा। कुछ की स्पिंडल शेप होती है जैसे यूग्लिना, कुछ स्लीपर लाइक दिखते हैं जैसे पैरामीशियम, कुछ दिखते हैं बेल लाइक जैसे वर्टिसेला।
अगर हम बात करें दूसरे कैरेक्टर की तो वो है ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड के मिलते हैं, सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, ये मतलब किस टाइप की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी जैसे हमने बात की तो ये है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर है तो इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलेगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसी टाइप का ना तो कोई टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे ना किसी ऑर्गन की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि एक सेल है वो ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कोई दूसरी सेल आके उसका लेबर ऑफ डिवीज़न नहीं कर रही। तो इनके अंदर जो ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। फिर जो थर्ड करेक्टर है उसकी बात करें हम साइज़ की। साइज़ की बात करें तो ये जनरली माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे से मिलेंगे और कलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास कोई कलर पिगमेंट नहीं होते, कोई कलर नहीं होते इनके बॉडी का। ये माइक्रोस्कोपिक मिलते हैं साइज़ में। अभी हमने जब डेफिनेशन की थी, इसका जनरल इंट्रो लिया था, उस टाइम में भी देखा था। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो इनके अंदर 4 टाइप की सिमेट्री मिलती है। ये एसिमेट्रिकल भी हैं कि इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा। दूसरा, स्फेरिकल सिमेट्री प्रेजेंट होगी वोल्वॉक्स में। तीसरा, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी यूग्लिना में। एंड फोर्थ वन इज बाइलेटरल सिमेट्री इन जियार्डिया। ये 4 सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एसिमेट्रिकल प्रोटोजॉन्स, स्फेरिकल सिमेट्री मिलती है, रेडियल सिमेट्री मिलेगी एंड बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। इन सिमेट्री के बारे में हम +2 में पढ़ते हैं, तो मैं वो +2 वाली चीज़ें, वो 11 12th वाली चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। जो हमारा मेन है कि हमें बीएससी लेवल का पढ़ना है, जो में हमारे मेन नोट्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए। जो चीज़ें एक्चुअल में हमें लिख के आनी है एग्ज़ाम में वो हमारी प्रिपेयर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ। फालतू का इधर उधर का कुछ भी नहीं। एसिमेट्रिकल क्या होता है, स्फेरिकल क्या होता है, रेडियल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है, ये आप लोग पहले ही +1 +2 में पढ़ चुके हैं। देन फिफ्थ करेक्टर इज बॉडी स्ट्रक्चर। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टिपिकल यूकैरियोटिक टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके अंदर जो लेवल ऑफ डिवीज़न है वो मिलता है सेल ऑर्गेनली लेवल पे। जैसे कि भाई एक सेल है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं, तो ये ऑर्गेनली अपना अपना काम करेंगी। तो जो लेवल ऑफ डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ लेबर है कि जो पूरा टोटल काम करना है ऑर्गेनिज्म को, वो बटा हुआ है किस किस के बीच में, इन ऑर्गेनलीज के बीच में। तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो सेल ऑर्गेनली के अंदर है, और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टिपिकल यूकैरियोटिक प्लेन का बॉडी स्ट्रक्चर है। ये इनके अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो यूनिन्यूक्लिएटेड भी मिलते हैं, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, जैसे कि अमीबा यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसके अलावा बाइन्यूक्लिएटेड भी मिलते हैं, जैसे कि जियार्डिया, 2 न्यूक्लियस मिलते हैं जियार्डिया में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पिलोमिक्सा, MYX है। पिलोमिक्सा के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है, और जैसे जो इनका न्यूक्लियस है, जैसे मैंने बताया बाई न्यूक्लिएटेड है, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो डाइमॉर्फिक कंडीशन में मिलेगा। डाइमॉर्फिक मतलब 2 फॉर्म मिलती है, स्मॉल फॉर्म में भी मिलता है और ये लार्ज फॉर्म में भी। स्मॉल वाले को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस, लार्ज वाले को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो जनरली रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो लार्ज न्यूक्लियस है वो जनरली ट्रोफिक न्यूक्लियस है, जो कि फीडिंग में काम करता है, न्यूट्रिशन में काम करता है।
इनका जो प्रोटोप्लाज्म है कि ये जो सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये प्रोटोप्लाज्म आउटर एक्टोप्लाज्म में डिवाइडेड है और इनर एंडोप्लाज्म की जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, कि जो बाहर वाला है वो आउटर एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला है वो इनर एंडोप्लाज्म। वो इसकी जो इस कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होगा। सिक्स्थ जो करेक्टर है, जनरल करेक्टर, उसकी हम बात करें तो ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन। ऑल्दो हम लोकोमोशन पढ़ेंगे लेकिन उसमें हम सिर्फ टाइप ऑफ लोकोमोशन की बात करेंगे, हम ऑर्गेनलीज की बात नहीं करेंगे। जैसे लोकोमोशन के लिए एक ऑर्गेनली होती है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन कैसे होता है, ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ उसमें बात करेंगे। एक्चुअल में सूडोपोडिया है क्या, इस तरीके का ये फॉल्स टेम्पररी फिंगर लाइक फॉल्स फिट है। सूडो मीनी फॉल्स, पोडा मीनी पैर। फॉल्स फिट है, ये टेम्पररी होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक, वन और मोर फ्लैजिला आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। न्यूमरस मीनी बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया जैसे कि पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर मिलते हैं, यूग्लिना में ये फ्लैजिलम मिलता है। और जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उन्हें तो घूमने की जरूरत होती नहीं, उन्हें लोकोमोशन की जरूरत पड़ती नहीं, तो पैरासिटिक फॉर्म के अंदर ऑर्गेनलीज ऑफ लोकोमोशन एब्सेंट मिलेंगी। तो लोकोमोशन के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनलीज मेन है भाई, पैरासिटिक फॉर्म में तो एब्सेंट हो गई, तीन हमने मेन कौन सी पढ़ी, सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया। तो जब हम लोकोमोशन पढ़ेंगे तो लोकोमोशन थ्रू सूडोपोडिया की बात करेंगे, लोकोमोशन थ्रू फ्लैजिला की बात करेंगे, लोकोमोशन थ्रू सीलिया की बात करेंगे, या फिर फ्लैजिलर मूवमेंट बोल दें, सूडोपोडियल मूवमेंट बोल दें, या फिर सीलियर इमोशन बोल दें। तो वो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लोकोमोशन उस टाइम बात करेंगे। तो जैसे एक चीज़ और भी है कि आप कितना लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, कि आपसे 8 नंबर का पूछा है, आप उसमें कितना लिखना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक जनरल व्यू में लिखना चाह रहे हैं क्या, या फिर सीट भरना चाह रहे हैं, या फिर जितना आपके दिमाग है वो दिमाग के अंदर प्रोटोजोआ के बारे में सब कुछ लिखना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको इस तरीके से नोट्स गाइड करवाऊंगी, इस तरीके से बनवाऊंगी कि वो क्वेश्चन बीएससी लेवल में अगर 8 नंबर में पूछा जाए तो आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितना लिखेंगे। ऐसे नहीं कि ईजेएमआर लिख के फालतू की बातें करके पेज नहीं भरने, जो टू द पॉइंट आंसर है हमें सिर्फ वो देना है। जैसे ऑर्गेनली ऑफ लोकोमोशन, जब आप ये सूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलियम इनके बारे में बताएं तो उस टाइम पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक दो लाइन इनके बारे में और लिख दें। जैसे सूडोपोडिया के अंदर सोल जेल थ्योरी काम करती है, किसके अंदर सूडोपोडिया बनता है, ये फ्लैजिलम है, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीलियम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे पास टाइम कितना है, हम कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं लिखने में, वो भी डिपेंड करता है। चलिए तो नेक्स्ट जो जनरल करेक्टर है उसकी बात कर लें, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, these में बी ऑटोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, मतलब ऑटो मीनी सेल्फ फीडिंग करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि यूग्लिना आपको पता है मिक्सोट्रोपिक है। होलोजोइक कि पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, लाइक पैरामीशियम। सेप्रोजोइक लाइक ट्रिप्नोसोमा एंड पैरासिटिक जैसे कि प्लाज्मोडियम। तो मेनली 4 टाइप के न्यूट्रिटिव टाइप इनके अंदर प्रेजेंट है, 4 टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। दीज में भी ऑटोट्रोपिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक इन
न्यूट्रिशन। तो यहाँ तक हमने 7 जो जनरल कैरेक्टर हैं उनकी बात की। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। जो हमारा 8 जनरल कैरेक्टर का पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन में अमोनोटेलिक है, मतलब कि अमोनिया को रिलीज करते हैं। हाईली टॉक्सिक फॉर्म है ये नाइट्रोजनस वेस्ट की अमोनिया। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई दूसरी सेल भी नहीं है एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन के लिए। ये एक सीधी सी सिंपल सी सेल है जिसका अंदर का सारा सिस्टम जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो सारा का सारा बाहर के एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, कि जो मीडियम है या तो वो एक्वेटिक मीडियम हो या फिर वो पैरासिटिक फॉर्म में किसी का ब्लड हो, तो जो बाहर का मीडियम है वो उस सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जो रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो इस जनरल बॉडी सरफेस से होगा, कि अंदर जो भी एक्सक्रीटिव मटेरियल बाहर भेजना है वो डायरेक्ट एक्जोसाइटोसिस के थ्रू बाहर भेज दें। जो O2 CO2 का एक्सचेंज होना है वो डायरेक्ट इस जनरल बॉडी सरफेस से, कि O2 इस सरफेस के थ्रू अंदर गई, यहाँ से CO2 बाहर आई। जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन होगा। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर दूसरी सेल ही नहीं है, ये ऑर्गन कहाँ से लेके आएगा। तो इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। और अगर एक्सक्रीशन में बात करें, इनके पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, तो दीज आर अमोनोटेलिक इन एक्सक्रीशन, की जो अमोनिया इनका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा बाहर सराउंडिंग में। 9th, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन is a active regulation of osmotic pressure of an organism body fluid, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फ्लूइड का जो ओस्मोटिक प्रेशर है उससे एक्टिवली रेगुलेट करना इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। या फिर ये जो ओस्मो रेगुलेशन है ये करता क्या है, ये ऑर्गेनिज्म का जो वाटर कंटेंट है, जो फ्लूइड का कंटेंट है, उसकी होम्योस्टेसिस की, उसका बैलेंस बना के रखने का काम करता है। ये ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाटर कंटेंट। अगर कोई पूछे कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है, तो ओस्मो रेगुलेशन इज ए एक्टिव रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी फ्लूइड, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है, रेगुलेट करना है, बट थ्रू एक्टिव प्रोसेस, मतलब एनर्जी का वेस्टेज होगा, एनर्जी यूज होगी। जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है जैसे कि अमीबा, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, वर्टिसेला, ये इन सब की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप पहचान सकें। जैसे आजकल स्पेसिमेन कलेक्शन इतना नहीं हो पाता, तो जो हमारे पास जो भी कंटेंट है यूट्यूब से या फिर गूगल से, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा, बुक से, तो मैं एक इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि यूग्लिना कैसा दिखता है, अमीबा कैसा दिखता है, पैरामीशियम कैसा है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कि क्या क्या आइडेंटिफाइंग फीचर है। मैंने बोला पैरामीशियम स्लीपर लाइक शेप रखता है, तो जो स्लीपर लाइक शेप है पैरामीशियम की, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ओस्मो रेगुलेशन पे। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। जो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं ये वर्टिब्रेट की किडनी के एनालोगस हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मैराइन फॉर्म में, पैरासिटिक फॉर्म में एब्सेंट होंगे ड्यू टू आइसोटोनिक नेचर ऑफ देयर मीडियम एंड बॉडी फ्लूइड, कि जो पैरासिटिक फॉर्म है बाहर भी ब्लड है, मतलब ब्लड वो प्रोटोप्लाज्म जैसा ही बाहर मीडियम है, अंदर प्रोटोप्लाज्म का भी सेम मीडियम है, तो ना तो अंदर से कुछ बाहर जाना है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ना ही बाहर से कुछ अंदर आना है। लेकिन जो फ्रेश वाटर फॉर्म है उनका
जैसे अमीबा है, एक फ्रेश वाटर फॉर्म है, तो उसकी जो बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है, उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बाहर एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट है। इसलिए दोनों को मेंटेन करने के लिए कि कहीं वो सेल ज़्यादा श्रिंक ना हो, कहीं वो सेल ज़्यादा स्वेलो ना हो, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर के बारे में, जो कि है रिप्रोडक्शन। मेनली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी ये भी शो किए जाते हैं, लेकिन मेन इनका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस करेंगे मेनली थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन कौन से, ये तो हम पढ़ चुके हैं 11th-12th छोटे लेवल की बात है, ये जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब पढ़ते हैं। आजकल तो 6th-7th के बच्चों को भी पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो अभी हम बड़ी क्लास में हैं, बीएससी में है, तो हम उस हिसाब से बात करेंगे कि डायरेक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप के प्रेजेंट हैं। लाइक इसके अंदर प्रेजेंट है बाइनरी फिजन, की एक सेल है वो दो में डिवाइड हो रही है, बाइनरी दो में, जैसे युगलिना। मल्टीपल फिजन, एक सेल है वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो रही है, मल्टीपल फिजन, जैसे कि अमीबा। थ्रू बडिंग, बडिंग का तो हम बहुत एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके साइड में ऐसे एक प्रोसेस निकली, ये प्रोसेस टूट के अलग हो गई, जब वो दूसरी जगह गई तो उसने एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, बडिंग। स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन मतलब कि स्पोर फॉर्मेशन। कुछ प्रोटोजोन ऐसे हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। कुछ फॉर्म है जैसे कि कुछ सीलिएट्स हैं पैरामीशियम लाइक, कुछ स्पोरोजोन्स हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है वो स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन करता है। स्पोरोजोन्स एंड सीलिएट, स्पोरोजोन का मैं एग्जांपल दूं प्लाज्मोडियम, सीलिएट्स का मैं एग्जांपल दूं पैरामीशियम। तो ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसी के साथ में जो स्पोरोजोन है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब लाइफ साइकिल के अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अल्टरेशन होती रहेगी। और ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, पैरामीशियम कॉन्जुगेशन शो करेगा एंड प्लाज्मोडियम ऑटोगैमी शो करेगा। ये सारे की बाइनरी फिजन क्या होता है, किस में होगा, कैसे होगा, मल्टीपल फिजन क्या होता है, कैसे होगा, किस में होगा, बडिंग, स्पोरुलेशन एंड कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, ये सारी चीज़ें जब हम टॉपिक करेंगे, अलग से एक हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, उसके अंदर कवर अप करेंगे। देन एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट मतलब कि सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करना अपनी बॉडी के अराउंड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल फॉर, जैसे इसके ये ऑर्गेनिज्म है, ये अपने चारों ओर एक सिस्ट वॉल, एक हार्ड दीवार खड़ी कर ले, जिसे हम नाम दे दें सिस्ट वॉल, जैसे चाइना वॉल है वैसे नाम दे दें हमने सिस्ट वॉल। तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ऑर्गेनिज्म की। ये मेनली ऑर्गेनिज्म डिस्पर्सल के लिए एंड पेनिट्रेशन, ये जो टर्म है डिस्पर्जल एंड पेनिट्रेशन, इनका मीन है, जैसे डिस्पर्जल की यहाँ से ऑर्गेनिज्म मूव करके यहाँ गया है, तो जो यहाँ का हार्श एनवायरनमेंट है, उस हार्श एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्पर्जल करा है। डिस्पर्जल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पेनिट्रेशन मीन कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिस्ट वॉल